वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 437 सीआरपीसी। ये बात करता है नॉन बेलेबल केसेस में बेल की बात। अगर कि अपराध अजमानतीय है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो क्या बेल ग्रांट होगी या नहीं होगी। इन जनरल जब स्टूडेंट से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिलेगा। तो यहाँ हमें बताया गया कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल किस तरीके से ली जाएगी। ये सेक्शन कहता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर किसी व्यक्ति ने किया है और उसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया गया है तो उसे बेल पे रिलीज किया जा सकेगा, कुछ कंडीशंस पूरी होने पे। शैल बी रिलीज नहीं है, मे बी रिलीज किया जा सकता है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करता है। यानी एक्यूज्ड का ये राइट नहीं है कि वो एज ए मैटर ऑफ राइट बेल की डिमांड करे, क्योंकि यहाँ ऑफेंस नॉन बेलेबल है। वो वहां रिक्वेस्ट ही कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है और कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पर डिपेंड करेगा कि इस व्यक्ति को बेल ग्रांट की जाए या नहीं, न्यायालय ये निर्धारित करेगा। तो यहाँ इस सेक्शन 437 में कुछ उन कंडीशंस की बात की गई है कि जिनके आधार पे बेल ग्रांट की जा सकेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसका जो सबसेक्शन 1 है, इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के अलावा अगर अन्य किसी न्यायालय के सामने एक्यूज्ड प्रेजेंट हो रहा है, विदाउट वारंट उसे अरेस्ट करके लाया गया है और इसने कौन सा अपराध किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, तो इसे रिलीज किया जा सकेगा इसी सेक्शन में बताई गई शर्तों के आधार पर। न्यायालय की डिस्क्रिशनरी पावर पर डिपेंड करेगा। ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल, लेकिन कोर्ट कौन सा है, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के अलावा अन्य किसी अदालत की यहाँ पर बात की गई है। साथ ही यहाँ पर प्रोवाइजो ये बताता है अगर एक्यूज ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसका पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो जनरल प्रिंसिपल ये है कि ऐसे व्यक्ति को बेल पर नहीं छोड़ा जाएगा। वापस रिपीट कर रही हूं मैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसने कि ऐसा ऑफेंस किया है जिसका पनिशमेंट डेथ सेंटेंस है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को इन जनरल बेल नहीं दी जाएगी, बेल पर उसे नहीं छोड़ा जाएगा। तो सेक्शन 437 का सबसेक्शन 1 जिसने हमें क्या बताया कि एक्यूज ने अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो ही मे बी रिलीज्ड अपॉन सम टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर लेड डाउन इन सेक्शन 437। लेकिन इसका प्रोवाइजो नंबर 1 जिसने कि हमें क्या बताया कि अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें डेथ सेंटेंस या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंस को किया है किसी अभियुक्त ने, तो ऐसी स्थिति में उसे बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। अब इसका जो प्रोवाइजो नंबर 2 है वो भी ये सिचुएशंस बताता है कि कहाँ बेल ग्रांट नहीं होगी। तो इन्होंने कहा कि अगर प्रीवियसली कन्विक्शन हो चुका है इस अभियुक्त का, पहले दोष सिद्धि उसकी हो चुकी है, तो फिर इसको हम बेल ग्रांट नहीं करेंगे। अब प्रीवियसली कन्विक्टेड ये कौन से मामले में हो चुका है, अगर इसने डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 इयर्स और अबव वाले पनिशमेंट वाले ऑफेंस को कमिट किया था और उसका प्रीवियसली कन्विक्शन हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को बेल पे हम नहीं छोड़ेंगे। सेक्शन 437 का प्रोवाइजो नंबर 2 क्या कहता है कि अगर ये व्यक्ति पूर्व दोष सिद्धि प्राप्त व्यक्ति है, अभियुक्त है, प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन है और प्रीवियसली इसने जो ऑफेंस किया वो कौन सा था, या तो डेथ सेंटेंस से पनिशेबल था या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल था या 7 इयर्स और मोर वाले ऑफेंस से ऑफेंस वाला जो है इसने काम किया था, पनिशेबल ऑफेंस किया था और इसका कन्विक्शन हुआ था, तो ऐसे व्यक्ति को बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। और या फिर ये 2 बार या ज्यादा ऐसे ऑफेंस के लिए इसका कन्विक्शन हो चुका है जिसका की पनिशमेंट 3 इयर्स और अबव है लेकिन बिलो 7 इयर्स है, 3 साल या उससे ज्यादा वाला सजा का अपराध किया है इसने और 7 साल से बिलो 7 साल तक का इसने अपराध किया है, ऐसे अपराध के लिए इसको 2 बार कन्विक्शन हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। ये कहता है प्रोवाइजो नंबर 2। इसमें हमें सिचुएशन कौन सी बताई गई जबकि इस व्यक्ति को बेल ग्रांट नहीं। अब यहाँ आगे और इसका प्रोवाइजो बताया गया, एक और सिचुएशन ऐसी बता दी गई कि जहाँ प्रोवाइजो नंबर 1 और 2 में जो बातें हमने पढ़ी कि कहाँ हम किसी एक्यूज्ड को नॉन बेलेबल ऑफेंस में हम उसे रिलीज नहीं करेंगे,
तो आगे ये कहता है कि लेकिन ये दो कंडीशंस जो अबव कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, अगर ये कंडीशंस वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, या तो बिलो 16 ईयर्स है, 16 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति है, या कोई महिला है, वुमेन है, या कोई सिक या इन्फर्म पर्सन है, बीमार व्यक्ति है, सिक व्यक्ति है, तो इन कंडीशंस में क्या करेंगे, उसको बेल ग्रांट की जा सकेगी। यानी कि अभी हमने जो जनरल प्रिंसिपल पढ़ा, कौन सा, कि डेथ सेंटेंस या एलआई वाले मामलों में बेल ग्रांट नहीं होगी, तो यहाँ बेल ग्रांट हो सकेगी अगर कि वो बिलो 16 है, या कोई वुमेन है, या सिक या इन्फर्म है। ऐसे ही आपने प्रीवियसली कन्विक्शन वाला मामला पढ़ा, तो उस मामले में भी बेल ग्रांट की जा सकेगी अगर कि अपवाद वाली स्थिति कौन सी हो रही है, बिलो 16 ईयर्स हो रही है, या कोई वुमेन है, या सिक पर्सन या इन्फर्म पर्सन है, तो ऐसी सिचुएशन में बेल ग्रांट की जाएगी। सेक्शन 437 में कुछ और प्रोवाइजो भी दिए गए हैं। जैसा कि हमने अभी जाना कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें कि जनरल प्रिंसिपल से हटके अपवाद के रूप में प्रिंसिपल को फॉलो किया जाएगा। यानी कि अगर ऑफेंस ऐसा है जो कि डेथ सेंटेंस या एलआई से पनिशेबल भी है, और अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड भी कोई एक्यूज्ड है, तो भी उसे बेल पे रिलीज किया जाएगा। वो कौन सी सिचुएशंस आपने देखी, जैसे अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज कोई चाइल्ड है, कोई वुमेन है, कोई इन्फर्म या सिक है, तो इस सिचुएशन में उनको बेल ग्रांट करने की बात सेक्शन 437 करता है। ऐसे ही आगे से सेक्शन 437 का प्रोवाइजो आगे ये भी कहता है कि अगर इन ग्राउंड्स के अलावा, जो हमने बात की कि बिलो 16 वुमेन, सिक और इन्फर्म पर्सन, इनके अलावा भी अगर कोर्ट को कोई ऐसा उचित कारण लगता है न्यायोचित कारण लगता है जिसके कोई स्पेशल रीजंस नजर आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट बेल ग्रांट कर सकता है। तो ये न्यायालय की बहुत डिस्क्रिशनरी पावर हो गई, बहुत वाइड पावर हो गई यहाँ पर, कि बेल ग्रांट करने का यहाँ पर अथॉरिटी कोर्ट को दिया गया है। साथ ही आगे ये भी कहा गया है प्रोवाइजो, नेक्स्ट प्रोवाइजो में ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि एक्यूज्ड की ज़रूरत है इस बात के लिए कि विटनेसेस को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए हमें ज़रूरत है कि एक्यूज्ड जो है वो प्रेजेंट हो, तो ये एक केवल ऐसी बात नहीं होगी जिसकी वजह से एक्यूज्ड को बेल ग्रांट ना की जाए, कि उसे नेक्स्ट टाइम आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर एक्यूज्ड ही कहता है आई एम रेडी टू कम इन द कोर्ट, व्हेनेवर आपका रिक्वायरमेंट होता है कि मुझे कोर्ट में मौजूद होना चाहिए, तो मैं कोर्ट में मौजूद रहूंगा, अगर वो ये कहता है, साथ ही बाकी सारी जो रिक्विजिट्स हैं सेक्शन 437 की वो कंप्लीट हो रही हैं, यानी कि वो एंटाइटल है, सेक्शन 437 में उसे बेल मिलनी चाहिए, बाकी सारी बातें आ रही हैं, तो केवल इस आधार पे कि उसकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है नेक्स्ट स्टेज पे आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो उसको बेल ग्रांट करने से मना नहीं किया जाएगा, बिकॉज ही इज रेडी टू कम इन द कोर्ट, जब भी न्यायालय का आदेश ऐसा होता है। साथ ही जो इसमें एक और प्रोवाइजो सबसेक्शन 1 का जो लास्ट प्रोवाइजो है, वो ये कहता है कि अगर कोई अपराध ऐसा है जो डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, और ऐसी सिचुएशन में किसी एक्यूज्ड पर्सन को बेल ग्रांट की जा रही है, जैसे कि आपने देखा अभी कि जनरल प्रिंसिपल में ऐसा नहीं होगा कि डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट के ऑफेंस से पनिशेबल अगर है कोई ऑफेंस, तो एक्यूज्ड को रिलीज किया जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भी आपने देखी, जिसमें आपने देखा बिलो 16 ईयर्स और वुमेन, सिक और इन्फर्म पर्सन, और अकॉर्डिंग टू कोर्ट इफ एनी जस्टिफाइड ग्राउंड इज देयर, तो बेल दी जा सकती है। लेकिन साथ में ये कहा गया कि बेल तो दी जा रही है, यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड किया, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को जरूर सुना जाएगा, लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, ये कंपल्सरी है। अगर कि अपराध कौन सा है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध है जिसमें कि बेल ग्रांट की जा रही है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं सेक्शन 437 के सबसेक्शन 1। सेक्शन 437 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर कोर्ट के पास ये रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जिसमें ये लगता है कि अक्यूज ने नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट नहीं किया है, राइट, तो ऐसी सिचुएशन में उसे बेल पे रिलीज कर दिया जाना चाहिए। अगर कोर्ट को ऐसे उचित आधार नजर आते हैं कि एक्यूज्ड पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में उसे बेल पे रिहा कर दिया जाना चाहिए, और या फिर उसे कोर्ट जो है
वो अपने पर्सनल बॉन्ड व्यक्तिगत बंध पत्र के निष्पादित करने पर, पर्सनल बॉन्ड के एग्जीक्यूट करने पर भी उसे रिलीज कर सकता है। ये विदाउट श्योरिटीज, बिना प्रतिभूति के अपने व्यक्तिगत बंध पत्र को निष्पादित करने पर, एग्जीक्यूट करने पर उसे छोड़ दिया जाएगा या उसे बेल पर छोड़ दिया जाएगा। कौन सी सिचुएशन देखी हमने? ये सेक्शन 437 सबसेक्शन 2 में हमने ये स्थिति जानी, जबकि रीजनेबल ग्राउंड्स कोर्ट के पास हैं कि यहाँ पर एक्यूज्ड पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि फर्दर इंक्वायरी रिक्वायर्ड है, तो भी इस व्यक्ति को बेल पे रिलीज किया जाएगा। सबसेक्शन 3, सेक्शन 437 का सबसेक्शन 3 हमें कुछ कंडीशंस बताता है, जहां हमें पता लगता है कि अगर एक्यूज जैसा है, जिसने कि जो अपराध किया है उसकी ऐसी सजा वाला अपराध किया है जो 7 इयर्स या अबव है, जिसका पनिशमेंट 7 साल या ज्यादा की सजा वाले अपराध को अगर किसी एक्यूज ने किया है, कमिट किया है और उसे कोर्ट ने जमानत पे छोड़ा है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ये ध्यान रखेगा, कंडीशंस इम्पोज करेगा कि एक्यूज्ड पर्सन को जो भी बॉन्ड में कंडीशंस बताई गई हैं उन कंडीशंस को उसे फुलफिल करना है, फॉलो करना है, ऑफेंस को कमिट नहीं करना है, और साथ ही उसको अगर हम बेल पे रिलीज कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो बाहर निकल के अपनी आजादी का दुरुपयोग करे, मिसयूज करे, यानी कि विटनेसेस को या अदर कंसर्न जो पार्टीज हैं इस केस से संबंधित उनको डराने धमकाने का काम करे, ऐसा भी वो नहीं करेगा। और इसके अलावा भी कोई उचित शर्तें जो कोर्ट को नजर आती हैं कि उचित हैं, लगाई जानी चाहिए, तो वो कंडीशंस इम्पोज कर सकता है। कौन सी कंडीशन देख रहे हैं हम? जबकि ऑफेंस 7 इयर्स और अबव वाला है और उस मामले में कोर्ट ने डिसाइड किया है कि इस बंदे को हम बेल ग्रांट कर रहे हैं, तो कंडीशंस के साथ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है, ना सिर्फ 7 इयर्स और अबव, बल्कि यहाँ पे ये बताया गया है कि ऑफेंसेस कौन कौन से जो चैप्टर नंबर 6 ऑफ आईपीसी, चैप्टर नंबर 16 ऑफ आईपीसी एंड चैप्टर नंबर 17 ऑफ आईपीसी में आते हैं। और इन चैप्टर 6, 16 और 17 के ऑफेंसेस को या तो कमिट किया गया है या उनको कमिट करने का अटेम्प्ट किया गया है या कॉन्स्पिरेसी की गई है, षड्यंत्र किया गया है, तो ऐसे सब मामलों में भी उस एक्यूज्ड को अगर बेल पे रिलीज किया जाता है तो कंडीशंस इम्पोज करनी होंगी कि वो क्राइम को नहीं करेगा, कमिट नहीं करेगा, कंडीशंस को मानेगा जो बॉन्ड में उसे बताई गई हैं, और जो विटनेसेस हैं उनको थ्रेटनिंग नहीं देगा, इंड्यूस नहीं करेगा, एंड अदर नेसेसरी कंडीशंस व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू द कोर्ट जस्टिफाइड। अब ये चैप्टर नंबर 6 क्या है? ये है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। चैप्टर नंबर 16 ऑफ आईपीसी क्या है? ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। एंड चैप्टर नंबर 17 क्या है? दिस इज ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो इन ऑफेंसेस से रिलेटेड भी अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है या उसकी कॉन्स्पिरेसी हो रही है या अटेम्प्ट हो रहा है तो फिर कोर्ट ऐसे व्यक्ति को बेल पर रिलीज करने से पहले कंडीशंस इम्पोज कर सकता है। ये है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 437। सेक्शन 437 का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि जब इस सेक्शन के अंतर्गत कोर्ट किसी व्यक्ति को बेल पे रिलीज करता है तो उसके रीजंस को लिखना जरूरी होगा। कोर्ट के लिए जरूरी होगा कि जब सेक्शन 437 में नॉन बेलेबल ऑफेंस में किसी व्यक्ति को बेल पे रिलीज किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में इसके कारण कोर्ट को लिखने होंगे कि क्यों उसे बेल दी जा रही है। सेक्शन 437 के सबसेक्शन 5 में कहा गया है कि जिस तरह से कोर्ट की अथॉरिटी है कि किसी व्यक्ति को बेल पे रिलीज कर सकता है, उसी तरह से कोर्ट की ये भी अथॉरिटी है कि वो उसकी बेल को कैंसिल कर सकता है। यानी जिस व्यक्ति को बेल पर रिहा किया गया है, रिलीज किया गया है, अगर कोर्ट को उचित लगता है तो वो उसे वापस कस्टडी में लेने का आदेश भी दे सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति जिसे बेल पे रिलीज किया गया है ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच कर रहा है, ये नुकसान पहुंचा सकता है किसी को, विटनेसेस या केस से संबंधित लोगों को, या वो अपराध कर सकता है, तो ऐसी कोई भी स्थिति नजर आने पर कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस व्यक्ति को वापस कस्टडी में लेने का आदेश भी दे सकता है। ये था सेक्शन 437 का सबसेक्शन। सेक्शन 437 का सबसेक्शन 6 भी ऐसी कोई परिस्थिति बता रहा है आपको जहां पर कि किसी अभियुक्त को नॉन बेलेबल ऑफेंस होने पर भी रिलीज किया ही जाएगा, शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल।
तो ये कंडीशन क्या है? जबकि किसी एक्यूज ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया, अजमानती अपराध किया, और ऐसे व्यक्ति का ट्रायल 60 डेज में कंप्लीट नहीं होता है, 60 दिनों में भी उसका विचारण अगर पूरा नहीं हुआ है, और ये 60 दिन कहाँ से काउंट करने हैं? जो डेट फर्स्ट फिक्स की गई है, फर्स्ट डेट जहां पे एविडेंसेस लेने के लिए तारीख निश्चित की गई है, उस तारीख से 60 दिनों के अंदर अंदर 60 डेज में अगर ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति को रिलीज किया जाएगा। अगर इस पूरी अवधि के दौरान वो कस्टडी में रहा है, डिटेन रहा है, तो इस व्यक्ति को रिलीज किया ही जाएगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ऐसा समझते हैं कि इसे रिलीज नहीं किया जाना चाहिए, इसके कुछ कारण विशेष है, तो उसे रिटन में नोट किया जाएगा कि इसे हम क्यों रिलीज नहीं कर रहे हैं 60 डेज में ट्रायल पूरा होने के बावजूद भी। सबसेक्शन 7, सेक्शन 437 का सबसेक्शन 7 एक कंडीशन ये बताता है जहां इसे रिलीज किया ही जाएगा अगर कि ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, जजमेंट प्रोनाउंस करना बाकी है जजमेंट देने से पहले, और ट्रायल कंप्लीट होने के बाद कोर्ट का ये ओपिनियन है कि ये साबित हो चुका है कि एक्यूज्ड पर्सन ने यहाँ पर ऑफेंस नहीं किया है, यानी जजमेंट यही आने वाला है कि इसने कोई अपराध नहीं किया, और ये व्यक्ति कहाँ है? कस्टडी में है अभी। तो कोर्ट इसे कहेगा कि इसे रिलीज कर दिया जाए बेल पर या पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर दिया जाए विदाउट श्योरिटीज, कि जिस वक्त जजमेंट सुनाया जाएगा तब ये व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा। अभी इसे रिलीज किया जाए क्योंकि ये साबित हो चुका है कि इसने अपराध नहीं किया। तो ये था सेक्शन 437 का सबसेक्शन 7। तो ये कंप्लीट हुआ आपका सेक्शन 437। तो सेक्शन 437 में हमने क्या क्या बातें जानी, उनका एक ब्रीफ यहाँ पे डिटेल ले लेते हैं। हमने जाना कि अगर अजमानती अपराध है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो उस स्थिति में क्या बेल ग्रांट की जाएगी या नहीं। तो हमने देखा कि सेक्शन 437 में हमें बताया गया कि अगर अपराध अजमानती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो एक्यूज्ड एज अ मैटर ऑफ राइट बेल की डिमांड नहीं कर सकता। अभियुक्त का ये अधिकार नहीं है कि वो बेल की जो है वो डिमांड करे, अधिकार के रूप में करे, क्योंकि ये अपराध जो उसने किया है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। जैसा कि हमने देखा था कि सेक्शन 436 में एज अ मैटर ऑफ राइट डिमांड कर सकता है बेल की, क्योंकि वो ऑफेंस बेलेबल था। लेकिन यहाँ पर चूंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो यहाँ पर इन जनरल वो डिमांड नहीं कर सकता, अभियुक्त जो है, एक्यूज जो है, वो डिमांड नहीं कर सकता कोर्ट से अधिकार के रूप में कि मुझे जमानत पे छोड़ दिया जाए। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? न्यायालय पे कर रहा है, कोर्ट पे कर रहा है। उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे तो रिलीज करे। अब वो कुछ कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर कि कोर्ट जो है वो अपनी इस विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल करेगा और कैसे करेगा, इसके बारे में आपको 437 में बताया गया। तो जनरल प्रिंसिपल जो है अपने यहाँ सेक्शन 437 सबसेक्शन 1 में जाना कि ऑफेंस जो है वो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने नहीं लाया गया, इनके अपराधी को हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के सामने नहीं लाया गया, इसके अलावा किसी कोर्ट के सामने ये मैटर आता है सेक्शन 437 का। तो सेक्शन 437 ये कहता है कि अगर ऑफेंस ऐसा है जो नॉन बेलेबल है, व्यक्ति को बिना वारंट की गिरफ्तार किया गया है, तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसे रिलीज किया जाए या नहीं। प्रोवाइजो में लेकिन ये कहा गया कि कोर्ट बेल पे रिलीज नहीं करेगा उस एक्यूज्ड को अगर कि उस एक्यूज्ड ने कौन सा ऑफेंस किया है, उसने डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल से ज्यादा के अपराध वाला उसने पनिशमेंट वाला उसने ऑफेंस किया है, तो इस व्यक्ति को बेल पे रिलीज नहीं किया जाएगा। या फिर अगर सिचुएशन ऐसी है कि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है, उसने पहले दोषसिद्धि हो चुकी है उसकी, कौन से मामले हैं? ऐसे मामले जिसमें कि LI या डेथ सेंटेंस या 7 ईयर्स एंड अबव वाला पनिशमेंट का ऑफेंस उसने किया था और वो प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुका था, तो भी उसे बेल पे नहीं छोड़ेंगे। और अगर वो 2 बार या उससे ज्यादा बार जो है वो कन्विक्टेड हो चुका है, कौन से मामले में? 3 ईयर्स एंड अबव एंड बिलो 7 ईयर्स वाले मामले में, तो ऐसे स्थिति में भी उसे रिलीज नहीं करेंगे। लेकिन आगे कहा गया कि अगर ये सिक है, इन्फर्म है, कोई वुमेन है, कोई बिलो 16 ईयर्स है, तो ऐसी स्थिति में इन अपवादों में आने के बाद भी उसे बेल पे छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ये सिचुएशंस बताई गई कि अगर इन बातों के अलावा भी अगर कोर्ट को कोई उचित आधार लगता है तो उसे बेल पे रिलीज किया जाएगा। लेकिन
अगर केवल ये सिचुएशन है कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम एक्यूज्ड को रोकना चाह रहे हैं जेल में, तो ये एक सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, उसे रिलीज कर दो, बेल दे दो। अगर कि वो राजी है, इस बात के लिए तैयार है बॉन्ड की शर्तों को पूरा करने के लिए कि वो उपस्थित रहेगा कोर्ट में, तो फिर इस व्यक्ति को रिलीज कर दिया जाना चाहिए। सिर्फ इस आधार पे कि वो जो है एक्यूज्ड को आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिटेन करके रखना है, वो नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर बेल पे रिलीज कर रहे हो आप और कोई मामला डेथ सेंटेंस या एलआई से पनिशेबल वाला मामला है या 7 साल से ज्यादा की सजा वाले अपराधों में बेल दी जा रही है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनवाई का मौका जरूर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा कि ऐसी सिचुएशन सेक्शन 437 के सबसेक्शन 2 में हमने ये जाना कि जहां पर कि कोर्ट का ये ओपिनियन है कि रीजनेबल ग्राउंड हमें ऐसे नजर आते हैं कि इस एक्यूज ने नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है, लेकिन फर्दर इंक्वायरी करनी है इस मामले में, तो इस बात के लिए भी उसे डिटेन नहीं किया जाएगा, उसे बेल पे रिलीज किया जाएगा। सबसेक्शन 3 जो है इसका, इसमें आपने जाना कि अगर कोई ऐसा मामला है जो कि पनिशेबल है 7 ईयर्स और अबव का मामला है, और या फिर ऐसा मामला है जो आईपीसी के चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 16 और 17 के अंतर्गत आता है, और ऐसे व्यक्ति को रिलीज किया जा रहा है, तो कोर्ट ये ध्यान रखेगा कि वो बॉन्ड की शर्तों को ना तोड़े, वो ऑफेंस कमिट ना करे, और वो किसी विटनेस को इंड्यूस ना करे, थ्रेटनिंग ना दे, या अदर नेसेसरी कंडीशंस जो कोर्ट को लगती हैं उचित, वो इम्पोज कर सकता है। सेक्शन 437 सबसेक्शन 4 में हमने ये जाना था कि रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे जब भी इस सेक्शन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को रिलीज किया जाएगा। सबसेक्शन 5 में आपने ये जाना कि जिस तरह से कोर्ट ने बेल दी है उस तरीके से ही किसी व्यक्ति को बेल पे छोड़ने के बाद भी उसे वापस कस्टडी में लेने का आदेश भी न्यायालय दे सकता है। सबसेक्शन 6 में आपने जाना था कि अगर ट्रायल विद इन 60 डेज कंप्लीट नहीं होता है तो इस व्यक्ति को बेल पे छोड़ा जाना चाहिए। और सबसेक्शन 7 में आपने जाना था कि अगर ट्रायल पूरा हो चुका है, जजमेंट सुनाया जाना बाकी है और कोर्ट को ऐसा कंक्लूजन आ चुका है कि ये व्यक्ति जो है वो निर्दोष है, गिल्टी नहीं है और कस्टडी में है अभी, तो ऐसे व्यक्ति को भी रिलीज कर दिया जाएगा। जजमेंट सुनाने के टाइम पे उसे न्यायालय में हाजिर होना होगा। दिस वॉज सेक्शन 437 ब्रीफ। थैंक यू।